हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन एंड मार्केट साइज, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है आफ्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब मार्केट साइज की बात की जाए तो वो 477 बिलियन डॉलर था 2022 में, जो कि बढ़ के 650 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2025 और 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 2030 तक। अब growth rate, if we look at growth rate, so it is approx 20% CAGR, which is taking base year as 2070 till next 10 years. Now, number of Indians living in urban areas is expected to reach 542 million by 2025 and 675 million by 2035. ऑल्सो अगर रूरल अर्बन मिक्स देखा जाए तो रूरल एरिया में इंडिया की 65% पॉपुलेशन रहती है, बल्कि अर्बन एरियाज में 35% पॉपुलेशन रहती है। तो जितने ज़्यादा अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी उतना ज़्यादा एक ये सिग्नल देता है या एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि जितना ज़्यादा अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ज़्यादा रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी। सो एक ये फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन द बिजनेस। और तो अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है। अब एक रेसिडेंशियल स्पेस होता है जिसमें घर आ जाते हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या लग्जरी अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद कॉमर्शियल स्पेस जिसमें ऑफिस और फैक्ट्रीज आ जाती हैं। रिटेल स्पेस की बात की जाए तो उसमें मॉल्स या आपके कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी स्पेस में अगर बात की जाए तो होटल्स आ जाते हैं। और एसईजी की बात की जाए तो एसईजी जो होते हैं वो आपके हर कंट्री एक एसईजी जोन, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है जहाँ पे जिसका मेन पर्पस होता है बिजनेस देना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो जितने ज़्यादा एसईजी हब्स होंगे, उतने ज़्यादा ऑफिसेस होंगे, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, तो उतने ज़्यादा इंफ्रा की ज़रूरत पड़ेगी, रियल एस्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी एक रियल एस्टेट का फैक्टर होता है, एसईजी कंपोनेंट कह सकते हैं उसे। सो इफ अब अगर बात की जाए रेसिडेंशियल स्पेस की, तो रेसिडेंशियल स्पेस जो है इंडियन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, जो कि 42 बिलियन डॉलर के अराउंड सेल्स टोटल सेल्स रिसीव की है, जिसमें कि CAGR है 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जिसमें टॉप 80 जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनका सेल्स अकेले 3.09 लाख यूनिट है, जो कि 80% से अधिक होता है। और इनका जो ग्रोथ रेट है वो 68% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टॉप 8 सिटीज़ वही होते हैं जो मेट्रो टॉप 8 सिटीज़ हैं। अब देखा जाए लग्जरी होम्स का, तो लग्जरी होम्स का भी काफ़ी डिमांड इस समय चल रहा है। और लग्जरी होम्स जो है वो लगभग 130% के CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि FY22 में 3000 थे फर्स्ट हाफ में, वो बढ़ के 6900 हो गए हैं 2023 में फर्स्ट हाफ में। अब लग्जरी होम्स की बात की जाए तो लग्जरी होम्स उन्हीं घर को कहते हैं जिनकी कॉस्टिंग 4 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए मेट्रो और मेट्रो कॉमर्शियल स्पेस की, तो मेट्रो जो है वो डेराइव करते हैं जो टॉप 8 शहर हैं या टॉप शहर 7 शहर जिन्हें 7 सिटीज़ कहा जाता है मेट्रोज के, वही कॉमर्शियल स्पेस का डिमांड जो है मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑफिस एब्जॉर्प्शन रेट अगर देखा जाए तो टॉप 7 शहरों के, टॉप 7 सिटीज़ के 38.25 मिलियन स्क्वायर फीट है, जो कि 50 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया है 2023 तक। अब ऑपरेटिंग मॉडल इन्होंने काफ़ी चेंज किया है कॉमर्शियल स्पेस में। पहले जो है ये कॉमर्शियल प्लेयर जो होते थे, जो बिल्डर्स होते थे, वो कॉमर्शियल स्पेस बना के वो मोस्टली सोल्ड आउट कर देते थे। लेकिन अब उन्होंने कोविड के बाद से क्योंकि उनका रिकरिंग रिवेन्यू या उन्हें एक ऐसा एस्टिमेशन मिला कि फ्यूचर में चल के ये स्पेस या ये एरिया में काफ़ी ग्रोथ और पोटेंशियल आने वाला है, तो सोल्ड आउट करने की बजाय उन्होंने लीज और मेंटेनेंस की सर्विसेज ऑपरेटिंग मॉडल फॉलो कर लिया। और ये काफ़ी एविडेंट है अगर आप जनवरी से सितंबर 2022 का ग्रॉस लीजिंग वॉल्यूम देखें, जो कि इंक्रीज होकर 88% तक चला गया था। अब नेट ऑफिस एब्जॉर्प्शन टॉप 6 सिटीज़ की बात की जाए तो 8.3 मिलियन स्क्वायर फीट है। अब नेट ऑफिस एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें ये क्या होता है, तो टोटल जितने भी स्पेस लीज्ड पे गए हैं और टोटल जितने स्पेस हमने वैकेट किए हैं किसी पार्टिकुलर पीरियड में इस साल में, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो नेट ऑफिस एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि पहले मेरा ऑफिस था वो 200 स्क्वायर फीट में था गुड़गांव में। अब हमने उसको छोड़ के 500 स्क्वायर फीट में गुड़गांव में नया ऑफिस अपना सेटअप कर लिया।
तो हमने जो नया ऑफिस लिया वो 500 स्क्वायर फीट में लिया, और जो छोड़ा वो 200 स्क्वायर फीट में छोड़ा, तो नेट 300 स्क्वायर फीट हमने एक्स्ट्रा लिया, वही नेट ऑफिस एब्जॉर्प्शन होता है। तो नेट ऑफिस एब्जॉर्प्शन जब भी पॉजिटिव होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए कि हाँ, रेंटल रेट्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो रेंटल रेट्स उसी हिसाब से एक्सकेलेट करते हैं। और अगर ये नहीं बढ़ता है, ये नेगेटिव रहता है, तो रेंटल रेट्स उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए रिटेल स्पेस की, तो रिटेल स्पेस में मोस्टली मॉल्स कवर होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटर्स कवर होते हैं। रिटेल स्पेस भी एक तरह का कॉमर्शियल स्पेस ही होता है, लेकिन कॉमर्शियल स्पेस में मोस्टली ऑफिस स्पेस को कवर किया गया था और फैक्ट्रीज को कवर किया गया था। ये कॉमर्शियल स्पेस है जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल, ये ऐसी जगह को चूज किया जाता है जहाँ पब्लिक फुटफॉल ज़्यादा है। बल्कि जो पहले कॉमर्शियल स्पेस हमने देखा है वो ऑफिशियल होते हैं, जो ऑफिस के पर्पज से होते हैं या फैक्ट्री के पर्पज से होते हैं। तो वो थोड़ा अगर मेन पॉश एरिया से दूर भी रहें तो भी चल सकता है, लेकिन ये रिटेल स्पेस ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ की पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान हो, पब्लिक जो काफ़ी पॉश एरिया में हो, तो फुटफॉल जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो पब्लिक का। जैसे क्योंकि मॉल स्टेब्लिश होने होते हैं इस एरिया में, कॉम्प्लेक्स स्टेब्लिश होने होते हैं, तो नंबर ऑफ मॉल्स जो होते हैं वो 271 है अभी 2022 में। और इसमें एक कंसेप्ट होता है लीजिंग का जो कि चलता है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपसे एक फिक्स अमाउंट ऑफ जिनका जिनका प्रॉपर्टी होती है वो आपको रिटेल स्पेस देते हैं, तो उस पे आपको वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट लेते हैं और एक रॉयल्टी के पर्सपेक्टिव में आपके सेल्स का कुछ पोर्शन रॉयल्टी भी लेते हैं। तो आजकल मतलब रिटेल स्पेस लीजिंग जिसे कहा जाता है वो यही है, जिसका ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 130% के अराउंड है। और ऑर्गेनाइज रिटेल आजकल, ऑर्गेनाइज रिटेल अगर बात की जाए जो कि पूरा ऑन पेपर होता है, जो कि पूरे कंप्लायंस के साथ होता है और जो कि लाइसेंस प्लेयर रिटेल में है, उनका ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने अनजाने या फोर्स्ड होके ही सही, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही उसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं, जीएसटी के कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं, लीगल कंप्लायंसेस एमएसएमई के बढ़ गए हैं। उसके बाद बैंक्स में अगर आपका सीसी या कोई लोन है तो उसके वजह से भी आपको अपने टर्नओवर को एक्चुअल रिफ्लेक्ट करना होता है, हर चीज़ को एक्चुअली शो करना होता है, डेबिट करना होता है अपने बैलेंस शीट में, जिसके कारण से आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब बात की जाए अगर हॉस्पिटैलिटी स्पेस की, तो हॉस्पिटैलिटी स्पेस में होटल्स पहले कंसिडर होता था, लेकिन अब सर्विस अपार्टमेंट्स और कन्वेंशन सेंटर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अब कन्वेंशन सेंटर्स नॉर्मली ऑडिटोरियम्स या मीटिंग रूम्स होते हैं, लेकिन सर्विस अपार्टमेंट काफ़ी आजकल एमर्जिंग टॉपिक है और काफ़ी इसमें ग्रोथ है। सर्विस अपार्टमेंट्स जैसे कि वो किसी के शहर में अगर 2 अपार्टमेंट हैं तो वो एक अपार्टमेंट खाली है तो उन्होंने सर्विस अपार्टमेंट्स के रूप में उसको यूज़ करा दिया। तो अब किसी को अगर अपार्टमेंट चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कम पैसे पे, होटल से चीप भी होता है और घर जैसा फील भी होता है, और ये फर्निश्ड होता है, तो आपको काफ़ी, आप लंबे समय तक भी रह सकते हैं, कम समय तक भी रह सकते हैं, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है सर्विस अपार्टमेंट्स इफ यू लुक एट। तो सर्विस अपार्टमेंट इसीलिए काफ़ी अट्रैक्टिव सेक्टर है इस समय हॉस्पिटैलिटी स्पेस में। और हॉस्पिटैलिटी स्पेस काफ़ी ड्रिवन होता है टूरिज्म से, जितने ज़्यादा टूरिज्म आते हैं उतने ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स बढ़ते हैं। जैसे इंडिया में टूरिज्म, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है अगर देखा जाए तो वो स्पिरिचुअलिटी के कारण काफ़ी इधर इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेवल्स मोर देन 60% अगर इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेवलर्स होते हैं वो स्पिरिचुअल कंसर्न के वजह से ट्रैवल करते हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा फैक्टर होता है। उसके बाद अगर देखा जाए फॉरेन फैक्ट, तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल अगर हैं तो वो 6.19 मिलियन के अराउंड 2022 में आए थे फॉरेन टूरिस्ट, जिससे ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर होता है। ये बताता है कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट टूरिस्ट आएंगे उतने ज़्यादा आपको होटल्स, उतने ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे सर्विस अपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे और रियल एस्टेट का डिमांड ऑब्वियसली फिर बढ़ेगा ही। पॉलिसी सपोर्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट पहले रियल स्टेट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज को मानती थी और एफडीआई एकदम ज़ीरो था। एफडीआई का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। एफडीआई रियल स्टेट सेक्टर में काफ़ी नेग्लिजिबल के अराउंड था।
बट स्लोली जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि इंफ्रा को पुश देना पड़ेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग और तमाम स्कीम्स गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लॉन्च की, जिसके कारण उसे एफडीआई का जरूरत पड़ी। और एफडीआई का उन्होंने टाउन अभी काफ़ी सेक्टर्स में मोस्टली अगर देखा जाए तो जो पर्सनल स्पेस होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए टीडीआर ट्रांसफर में अभी एफडीआई नहीं आया है। उसके बाद अगर फार्म हाउस की बात की जाए तो उसमें एफडीआई आप नहीं ले सकते हैं फार्म हाउस के बिजनेस में, फिर टीडीआर ट्रांसफर के बिजनेस में भी आप एफडीआई नहीं ले सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस में टाउनशिप या सेटलमेंट्स को या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को, उसको रियल स्टेट कंसिडर नहीं, रियल स्टेट में उसको रियल स्टेट की डेफिनेशन उसको एक्सक्लूड करती है, जिसके वजह से उसमें एफडीआई 100% गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है और ये डायरेक्ट रूट से, ऑटोमेटिक रूट से आप एफडीआई कर सकते हैं। ऑल्सो जीएसटी रेट की अगर बात की जाए तो जीएसटी रेट जो है वो पहले 8% था अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में और 12% था नॉर्मल के केस में। लेकिन जो अब उसको गवर्नमेंट ने स्लैश कर दिया और 1% और 5% कर दिया, जिससे कि काफ़ी कॉस्टिंग जो है होम बायर्स की भी बच रही है और बिल्डर्स की भी काफ़ी, जो बिल्डर्स के यूनिट्स होते हैं वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव प्राइस पे बिक रहे हैं। अब आरईआईटी की बात की जाए तो पहले लोग रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है और काफ़ी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिंग है, लेकिन लोग उससे डरते हैं क्योंकि मोस्टली पहले बिल्डर क्या करते थे कि पैसा लेके भाग जाते थे या प्रॉफिटेबल नहीं होता था तो वो बंद कर देते थे, या डाइवर्जन ऑफ फंड मोस्टली ऐसा पाया जाता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने रेरा लाया तो उसके बाद, और गवर्नमेंट ने रेरा लाया फिर भी देखा कि उतना तेजी से इस मार्केट में या इस एरिया में डिमांड नहीं बढ़ रहे हैं या रियल एस्टेट को उतना पुश नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को फोकस किया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो एक बिचौलिया होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। तो जैसे ये पब्लिक से पैसा उठाता है और ये रियल एस्टेट बिजनेस में कंपनीज में पैसा लगाता है। जैसे ये आपसे पैसा उठाया और फिर डीएलएफ जो रियल एस्टेट का काम करती है उसके में पैसा इन्वेस्ट किया। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बिचौलिया जैसा होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुल्ली कंट्रोल होता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। और एफडीआई की बात की जाए तो लगभग इसमें काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ईवाई देखा जाए डेटा तो $9.7 बिलियन के आसपास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू पैसा आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है आज के समय में। रियल एस्टेट में अगर पैसा लगाना है तो आरईआईटी के थ्रू आप लगा सकते हैं। अभी काफ़ी दो चार फेमस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अगर बोला जाए तो एम्बेसी ऑफिस पार्क हैं, फिर माइंड स्पेस बिजनेस पार्क हैं। So with this, I conclude my analysis on real estate industry in India. Thanks for watching.